हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इवन मैं ये बताऊं कि इस चैप्टर से अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जूलॉजी का, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम केवल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने वाले हैं। हम इस टॉपिक में बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले बात करने से पहले शुरुआत तो करें कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों। अगर रिप्रोडक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन लिखी जाए तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच an organism produce new offsprings similar to themselves, अपने ही जैसी, for protection and continuation, प्रोटेक्शन एंड, वापस से लिख देते हैं क्लियर, प्रोटेक्शन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। मतलब अब मैं आपको इस पूरी बात का मतलब समझाता हूं। मतलब ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशीज की प्रोटेक्शन के लिए, कंटिन्यूएशन के लिए जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस को फॉलो करते हुए लगभग अपने ही जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिमिलर, नॉट आइडेंटिकल, सिमिलर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो पूरी डेफिनेशन क्या बोलेगी, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ फॉर प्रोटेक्शन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। तो व्हाट इज द एम ऑफ रिप्रोडक्शन? प्रोटेक्शन ऑफ रेसेस, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। व्हाट इज द मेथड ऑफ दिस प्रोसेस? दिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। एंड इसमें ऑर्गेनिज्म नई ऑफस्प्रिंग, रिजल्ट इज ए न्यू ऑफस्प्रिंग, और अपने ही जैसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, या फिर हम बोल सकते हैं कि कैरियोगैमी, सिनगैमी, ये सारी चीज़ें होंगी, आगे जाके डिवीजन होंगे, ठीक है। तो बहुत डिटेल में पढ़ना है बच्चों में इस चैप्टर को, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने सबसे पहले बात की व्हाट इज रिप्रोडक्शन, और हमें इसमें बात करनी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम यहाँ पर बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जब हम बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मेल और फीमेल दोनों में ही हमें देखने को मिलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल में होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी होते हैं। याद रखिएगा, मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, एसेसरी सेक्स ऑर्गन। और उसी तरह से फीमेल में भी होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और एक हम बात कर लेते हैं जो ऑर्गन है उसका नाम है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल दोनों में, एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, लेकिन फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को एसेसरी सेक्स ऑर्गन नहीं बोलते। तो ऐसा क्यों? उसके लिए अभी मैं पहले प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनाता हूँ। पहले तो प्राइमरी और सेकेंडरी डिसाइड कैसे हुआ बच्चों? सिंपल सी बात है, जिसके अंदर सबसे मेन प्रोसेस होता है, तो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सबसे मेन प्रोसेस मेल के अंदर है स्पर्म्स का फॉर्मेशन, और स्पर्म्स का फॉर्मेशन का सबसे मेन प्रोसेस जो है वो तो होता है टेस्टिस में। इसका मतलब टेस्टिस इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। मेल के अंदर टेस्टिस जो होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, लेकिन कॉपुलेटरी ऑर्गन जैसे पेनिस, जैसे एसेसरी डक्ट्स के बारे में बाद में बात करेंगे बच्चों। एसेसरी डक्ट जैसे अगर हम बात कर लें एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, वास एफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट,
ये सारी सेकेंडरी सेक्स क्या है, ऑर्गन्स है, डक्ट्स है, पेनिस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स आप सभी जानते होंगे, काउपर्स ग्लैंड, आपने सुना होगा बल्बो यूथरल ग्लैंड भी कहते हैं, आपने एक नाम सुना होगा कौन सी ग्लैंड, आपने सुना होगा काउपर्स ग्लैंड के अलावा सेमिनल वेसिकल, आपने सुना होगा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी डक्ट्स आती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स आती हैं, पेनिस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम यहाँ पर, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जहाँ पर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और मेल में है टेस्टिस। तो इस तरह से फीमेल में बात करें तो फीमेल में oogenesis का प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होता है, ओवरी में, इसलिए फीमेल में ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जबकि फैलोपियन ट्यूब जो है वो हो जाएगा, या ओविडक्ट जो है वो हो जाएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यूट्रस हो जाएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, सर्विक्स हो जाएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, वेजाइना हो जाएगी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, वल्वा हो जाएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। लेकिन मेमरी ग्लैंड जो है अगर हम बात करें कौन सी ग्लैंड की बच्चों, अगर हम बात कर लेते हैं मेमरी ग्लैंड की या ब्रेस्ट की, तो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड जो मेमरी ग्लैंड है वो फीमेल में है, ये होती है फीमेल के अंदर बच्चों क्या, इसको बोला जाता है एसेसरी सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल में एसेसरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को ही एसेसरी सेक्स ऑर्गन नहीं बोल देते, मेल में तो जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसी को एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, लेकिन फीमेल में क्या होता है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो मेमरी ग्लैंड है, और बाकी सभी जितने ऑर्गन्स आपको लिखाए गए हैं वो क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इवन फीमेल में भी ग्लैंड्स है जिनका नाम होता है बार्थोलिन ग्लैंड, वो भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ही आती है, ठीक है बच्चों। तो हमने सबसे पहले शुरुआत कर दी है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जिसमें हमने सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की बात की, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात की, और चलिए शुरुआत करते हैं फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। शुरुआत कर देते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। शुरुआत करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैमल्स कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक वन पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, सेवरल एसेसरी ग्लैंड्स, लाइक मैंने अभी थोड़े पहले आपके वो नाम लिए थे, कॉपर्स ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ए डक्ट सिस्टम, ट्यूबुलर रेक्टी, रेटिटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, and a mating organ called the penis, copulatory organ. Testis is the primary male sex organ, अभी बताया गया आपको. It produces spermatozoa and secrete the male sex hormone called androgen. Male sex hormone के ग्रुप को बोला जाता है androgen, and main androgen is testosterone. Clear? The human testis measure about 5 centimeter long, 3 centimeter wide and 2.5 centimeter thick होगा. हर एक टेस्टिस की बात करें तो वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 3 सेंटीमीटर वाइड होता है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 3 सेंटीमीटर वाइड होता है, और उसकी थिकनेस होती है करीब 2.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. इन लेंथ, थिकनेस एंड विड्थ इट इज कवर्ड बाय थिक fibrous, it is covered by thick fibrous connective tissue covering called tunica albuginea. टेस्टिस पर सबसे बाहर की तरफ जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया. सबसे बाहर जो कवरिंग दिख रही है अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया. फिर से इन मैन बोथ टेस्टिस नॉर्मली रिमेन सस्पेंडेड इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम. याद रखें, मेल के अंदर टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होंगे? स्क्रॉटम में प्रेजेंट होंगे, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. याद रखें, सीधा सीधा मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं कि टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. मतलब अगर हम सिंपल सी बात करें कि टेस्टिस जो होते हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. कहां पर? स्क्रॉटम में प्रेजेंट होते हैं. और ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्रॉटम का टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, एंड लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म फॉर्मेशन. मतलब टेस्टिस में स्पर्म को बनना है तो उसके लिए आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए. और जैसे आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 है तो वहाँ का 34.5 या 35 होना चाहिए, और कम टेम्परेचर पर ही स्पर्म फॉर्मेशन हो पाएगा, इसलिए टेम्परेचर कम होना चाहिए. इसलिए टेस्टिस एब्डोमेन में नहीं होते. कहाँ डिसेंड होकर चले जाते हैं? वो डिसेंड होकर पहुँच जाते हैं 7th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में डिसेंड होते हैं, और डिसेंड होकर पहुंच जाते हैं स्क्रॉटम में, जहां का टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, क्योंकि वहां पर होती है डार्टोज एंड क्रीमेस्टर मसल. तो डार्टोज एंड क्रीमेस्टर मसल की वजह से वहां का टेम्परेचर कम होता है. पूरी बात पढ़ते हैं वापस. इन मैन बोथ टेस्टिस नॉर्मली रिमेन सस्पेंडेड इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी.
दिस कीप्स द टेस्टिस एट ए लो टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर, याद रखें अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस बिलो. दिस इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द स्पर्मेटोजेनिक टिश्यू ऑफ द टेस्टिस. ठीक है. टेस्टिस डिसेंड इन द स्क्रॉटल सैक व्हेन फीटस इज अबाउट 7 मंथ ओल्ड. याद रखें जब फीटस 7 मंथ ओल्ड होता है तो 7 मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ये टेस्टिस जो होते हैं वो डिसेंड होके चले जाते हैं कहाँ पर स्क्रॉटम में. दिस अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच एंड टेस्टोस्टेरोन. एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस से ये टेस्टिस जो है वो डिसेंड होके कहाँ पहुँच जाते हैं, स्क्रॉटम में. ठीक है. और अगर टेस्ट डिसेंड ना हो पाए, टेस्टिस फेल टू डिसेंड, देन द कंडीशन इज कॉल्ड, आप सभी ने सुना होगा, कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोऑर्किडिज्म दैट लीड्स टू स्टर्लिटी. इस कंडीशन को बोला जाता है क्रिप्टोऑर्किडिज्म. और अगर किसी में क्रिप्टोऑर्किडिज्म, सिंपल सी बात है, क्रिप्टोऑर्किडिज्म का मतलब होगा हिडन टेस्टिस. तो सिंपल सी बात है, अगर किसी पर्सन के अंदर टेस्टिस, किसी बच्चे के अंदर टेस्टिस वैसे तो 7th मंथ में डिसेंड होकर कहाँ चले जाते हैं, स्क्रॉटम में, एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से. लेकिन अगर ये डिसेंड ना हो पाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये डिसेंड ना हो पाए तो ये एब्डोमिनल कैविटी में रह जाएंगे और स्क्रॉटम खाली रह जाएगा. इसको बोलेंगे हिडन टेस्टिस. और ऐसा बच्चा स्टेराइल हो सकता है एंड स्क्रोटम रिमेन कनेक्टेड विद द एब्डोमेन और पैल्विक कैविटी बाय इंग्वाइनल कैनाल. याद रखें स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी या पैल्विक कैविटी से जुड़ा हुआ होता है कैनाल से, जिसको हम बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल. तो इस इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए ही टेस्टिस क्या होते हैं, डिसेंड होते हैं और पहुंच जाते हैं स्क्रोटम में. एंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स, कंडक्टिंग ट्यूब पास थ्रू इंग्वाइनल कैनाल. ठीक है. इस इंग्वाइनल कैनाल से होती हुई ब्लड वेसल्स, नर्व्स और कंडक्टिंग ट्यूब जैसे वास डेफरेंस होती हुई जाती हैं और क्या बनाती हैं, ये ही सब मिलकर बनाती हैं यहाँ पर एक कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है स्पर्मेटिक कोर्ड. क्या बोला जाएगा, स्पर्मेटिक कोर्ड. तो पूरी बात की हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर टेस्टिस है, हर एक टेस्टिस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 2.5 सेंटीमीटर अगर हम बात करें थिक होगा. और टेस्टिस जो है उसके ऊपर आउटर मोस्ट थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है जिसको बोलेंगे ट्यूनिका एल्बोजेनिया. एम्ब्रायनिक कंडीशन में हमारे टेस्टिस हमारी एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं एंड 7th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में प्रेगनेंसी या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे फीटस के 7th मंथ जब होता है फीटस, तब ये डिसेंड होकर एफएसएच या टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से डिसेंड होकर पहुंच जाते हैं स्क्रॉटम में. क्योंकि स्क्रॉटम का टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, क्योंकि वहां पर होती हैं डार्टोज मसल और वहां पर होती हैं क्रीमेस्टर मसल. डार्टोज एंड क्रीमेस्टर मसल की वजह से आपका जो टेस्टिस है वो स्क्रॉटम में मूव करता है. डार्टोज मसल टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जबकि क्रीमेस्टर मसल पोजीशनिंग में हेल्प करता है टेस्टिस की इनसाइड द स्क्रॉटम. और याद रखें कि ये मसल्स की वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर स्क्रॉटम का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है एंड लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. इसीलिए याद रखें कि टेस्टिस डिसेंड होकर चले जाते हैं कहाँ, स्क्रॉटम में. और अगर टेस्टिस ना जा पाए, दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोऑर्किडिज्म. और अगर किसी बच्चे को क्रिप्टोऑर्किडिज्म हो जाए तो स्टर्लिटी हो सकती है. और अगर ज़्यादा टाइम तक अगर वो रह जाए एब्डोमिनल कैविटी में तो क्या होगा बच्चों, अगर ज़्यादा टाइम तक रह जाए तो उस कंडीशन में हो जाएगा इनमें मैलिग्नेंसी, इनमें हो जाएगा कैंसर. और अगर कैंसर हो गया तो कर दिया जाएगा ऑर्किडेक्टोमी. क्या कर दिया जाएगा, ऑर्किडेक्टोमी. मतलब नाम से ही समझ में आता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस. सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस केवल तब किया जाएगा जब एक या दोनों टेस्टिस कर सकते हैं, जब क्रिप्टोऑर्किडिज्म की वजह से मैलिग्नेंसी डेवलप होने लगे, कैंसरस हो जाए, तो उस कंडीशन में टेस्टिस को सर्जरी करके रिमूव कर दिया जाएगा, बोला जाएगा ऑर्किडेक्टोमी. और की वर्ड आता है फॉर टेस्टिस. ठीक है. तो बच्चों हमने बात की टेस्टिस के बारे में और बात करते हैं टेस्टिस के बारे में. अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बात बोली थी वो और लिखी हुई है. नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है क्रीमेस्टर मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म स्पर्मेटिक कोड. अभी मैंने समझाया आपको, क्रीमेस्टर मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म स्पर्मेटिक कोड एंड सराउंड ऑल स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू इंग्वाइनल कैनाल. इंग्वाइनल कैनाल से पास होने वाली सारी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो एक बंडल के फॉर्म में होती है और वो एक कोड के फॉर्म में होती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड, जो क्रीमेस्टर मसल से सराउंडेड होता है. एंड क्रीमेस्टर मसल्स एंड डार्टोस मसल्स ऑफ द स्क्रॉटल सैक हेल्प्स इन द पोजीशनिंग ऑफ टेस्टिस. अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये लाइन बोली है बच्चों आपके सामने कि क्रीमेस्टर मसल और डार्टोस मसल जो होती है स्क्रॉटल सैक में, ये ही पोजीशनिंग ऑफ टेस्टिस में हेल्प करती हैं.
Whenever the outside temperature is low, these muscles contract to move the testis close to the abdominal cavity. आपको पता है कि अगर टेस्टिस थोड़ा सा अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो और टेस्टिस अगर ऊपर आ जाए, तो टेस्टिस अगर ऊपर आ जाएंगे तो एब्डोमेन के पास आ गए, अगर एब्डोमेन के पास आ गए तो एब्डोमेन का टेम्परेचर तो ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा सर्दी के मौसम में। और अगर गर्मी का मौसम है तो उस कंडीशन में टेस्टिस ये मसल्स रिलैक्स होंगे तो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से दूर चले जाएंगे, तो भी इनका टेम्परेचर ओवरऑल तो आपके एब्डोमेन के टेम्परेचर से, बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम ही रहेगा। तो व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज हाई, दीज रिलैक्स मूविंग द टेस्टिस अवे फ्रॉम द बॉडी। इन सम सीजनल ब्रीडिंग एनिमल्स, याद रखें इस पॉइंट को, कुछ सीजनल ब्रीडिंग एनिमल्स टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर टेस्टिस केवल ब्रीडिंग सीजन में ही डिसेंड होते हैं, बट असेंड बैक इनटू एब्डोमेन इन द नॉन ब्रीडिंग सीजन। मतलब जब ब्रीडिंग सीजन है तब तो टेस्टिस डिसेंड होकर स्क्रोटम में चले जाते हैं, और जब नॉन ब्रीडिंग सीजन है तब वापस से असेंड होकर कहाँ चले जाते हैं, एब्डोमेन में आ जाते हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है रैट्स, बैट्स, अटर, ठीक है, इन सब के अंदर, ऑटर में, रैट्स में, बैट्स में, इनके अंदर हम बोल सकते हैं कि सीजनल ब्रीडिंग एनिमल्स के अंदर टेस्टिस जो होते हैं वो ब्रीडिंग सीजन में डिसेंड होते हैं और नॉन ब्रीडिंग सीजन में वापस असेंड हो जाते हैं, ठीक है। एलिफेंट के अंदर भी एक और पॉइंट बता दें, एलिफेंट में भी हमें देखने को मिलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस का मतलब इनके अंदर भी टेस्टिस हमेशा कहाँ होते हैं, यहाँ तो ब्रीडिंग सीजन में आ भी जाते हैं, लेकिन एलिफेंट के टेस्टिस तो परमानेंटली ही एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। याद रखिएगा, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं किसमें, एलिफेंट में। एक पॉइंट अच्छे से याद रखिए। अब हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखते हैं, बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। ईच टेस्टिस कंटेन न्यूमरस टाइनी हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स। सुना है बच्चों सभी ने? हर एक टेस्टिस के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, और इन हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स को हम बोलते हैं सेमिनिफेस ट्यूब्यूल। देख सकते हैं टेस्टिस की स्ट्रक्चर। टेस्टिस की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो है उसको बोला जा रहा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देखिए डायग्राम में, दिस आउटर मोस्ट कवरिंग, इस कवरिंग इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके बाहर की तरफ भी एक कवरिंग है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। टेस्टिस की स्ट्रक्चर में ये जो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रही है वो है पूरी क्या, ये आपको दिख रही है ट्यूनिका वेजिनेलिस। ट्यूनिका वेजिनेलिस की भी दो लेयर दिख रही है, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजिनेलिस। और ये दोनों लेयर्स के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं वेजाइनल सैक। देखिए क्या गैप को क्या बोला, वेजाइनल सैक, जिसके अंदर भरा हुआ होगा वेजाइनल फ्लूइड। यहाँ पर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसमें इस जगह पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा इस खाली वेजाइनल सैक में, इसको हम बोलेंगे वेजाइनल फ्लूइड। और ये जो वेजाइनल फ्लूइड है, यहाँ पर जो वेजाइनल फ्लूइड दिख रहा है आपको, इसका नाम लिख देते हैं वेजाइनल फ्लूइड। ये वेजाइनल फ्लूइड जो है वो टेस्टिस जब मूव करता है स्क्रोटम में तो फ्रिक्शन नहीं होने देता, और बाय चांस किसी इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से वेजाइनल फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसील। क्या बोल देते हैं, हाइड्रोसील। तो सबसे पहले तो हमने एक आउटर कवरिंग को देखा जिसका नाम है ट्यूनिका वेजिनेलिस, एंड पैराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजिनेलिस के बीच में जो स्पेस है इज कॉल्ड वेजिनल सैक विच इज फिल्ड बाय वेजिनल फ्लूइड, एंड वेजिनल फ्लूइड प्रिवेंट फ्रिक्शन ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ टेस्टिस इन दी स्क्रॉटम। और अगर हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपको दिख रही है स्ट्रक्चर वेजिनल सैक, उसके अंदर जो वेजिनल फ्लूइड है उसकी क्वांटिटी अगर बढ़ जाए तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइड्रोसील, ठीक है। उसके बाद एक और कवरिंग जो आपको दिख रही है वो थी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मैंने बताया ट्यूनिका एल्बुजिनिया कंप्लीटली कवर करती है टेस्टिस को। देखिए ट्यूनिका जो वेजिनलिस है वो केवल इधर इधर ही कवर कर रही है, इधर पीछे नहीं है ना। लेकिन ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज ए मिडल एंड वन एंड ओनली कवरिंग विच कंप्लीटली कवर्स द टेस्टिस, एंड इनर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अंदर की तरफ एक और कवरिंग दिख रही है उसको क्या बोला जाता है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो ये तो कवरिंग जो दिख रही है आपको इसको क्या बोला जाएगा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। सबसे अंदर की तरफ जो एक हमने बिल्कुल डैश डैश करके लाइन बना रखी है अंदर की तरफ, वो वाली तो है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। देखिए लाइन में ये उसके बाहर वाली एक डार्क लाइन जो आपको दिख रही है, वो कंप्लीट लाइन जो दिख रही है वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और उसके बाहर की तरफ दिख रही है ट्यूनिका वेजिनलिस। ओवरऑल टेस्टिस पर 3 कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनलिस, मिडिल कवरिंग इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड इनर मोस्ट इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा, इन विच ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज कंप्लीटली कवर्स द टेस्टिस। अब हम टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। हर एक टेस्टिस में बहुत सारी सेमिनिफेस ट्यूब्यूल होती हैं। हर एक टेस्टिस के अंदर अगर हम बात करें बहुत सारी सेमिनिफेस ट्यूब्यूल हैं, जैसे और सही बात करें कि हर एक टेस्टिस में ये एक पूरा लोब है,
दिस इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब, ठीक है। पूरा जो दिख रहा है आपको देखो टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये पूरा एक लोब्यूल है, ये एक लोब्यूल है, ये एक लोब्यूल है, ऐसे हर एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। हाउ मेनी? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 सेमिनिफेस ट्यूब्यूल होती हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितनी? 2 to 3 सेमिनिफेस ट्यूब्यूल होती हैं। इसका मतलब एक टेस्टिस में 500 to 750 हुई। अगर मैं बोल रहा हूँ कि टेस्टिकुलर लोब 250 है और हर एक टेस्टिकुलर लोब में 2 से 3 सेमिनिफेस ट्यूब्यूल हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 500 to 750 सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। और इन सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में ही तो क्या बनता है बच्चों? स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर जो स्पर्म बनता है वो स्पर्म इन छोटी छोटी ट्यूब्स में आता है। दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड ट्यूबुली रेक्टी। क्या बोलते हैं इनको हम? ट्यूबुली रेक्टी बोलते हैं। और ट्यूबुली रेक्टी या सेप्टा से होता हुआ ये सारी ट्यूबुली रेक्टी ओपन हो जाती हैं मीडियास्टिनम, जैसे एक बीच में एक लाइन होती है वर्टिकल सेप्टम जिसको बोलते हैं मीडियास्टिनम, उसके पास में ओपन हो जाती है और बनाती है रेटेड टेस्टिस, ए डेंस एनास्टमोजिंग नेटवर्क बनाती है जिसको हम बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। सिंपल वे में समझाता हूँ, इन टेस्टिकुलर लोब में 250 टेस्टिकुलर लोब होते हैं एक टेस्टिस में। हर एक टेस्टिकुलर लोब में 2 से 3 सेमिनिफेस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं, एंड दीज सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स में ही तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है और यहीं पर बनते हैं स्पर्म। और यहाँ जो स्पर्म बनते हैं वो इन छोटी छोटी ट्यूब्स दिख रही हैं आपको, इन ट्यूब्स जिनको हम सेप्टा या ट्यूबुली रेक्टी बोल रहे हैं, इनसे होते हुए आ जाते हैं इस जगह पर। और इस डेंस नेटवर्क को, जहाँ पर बहुत सारी ट्यूब फ्यूज हो रही हैं, दिस डेंस नेटवर्क इज कॉल्ड रेटेटेस्टिस। जाल बन जाता है एक पूरा, जिसको हम बोलते हैं क्या? रेटेटेस्टिस। और इस रेटेटेस्टिस से अराइज होती हैं 10 to 12 ट्यूब्स। दिख रही है आपको ये ट्यूब्स जो अराइज होती हैं इनको हम बोलते हैं वासा फ्रेंशिया। और वासा फ्रेंशिया एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब में ओपन होती है, 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब में ओपन होती है, जिसका नाम होता है एपिडिडाइमिस। क्या होता है? एपिडिडाइमिस। और इस एपिडिडाइमिस का अपर पार्ट होता है कैपुट, मतलब हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। दिस इज ए कॉर्पस या बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस एंड दिस इज ए कॉडा मींस टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। मतलब एपिडिडाइमिस जो 6 मीटर लॉन्ग होता है उसकी स्ट्रक्चर में भी 3 पार्ट होते हैं, कैपुट, कॉर्पस एंड कॉडा एपिडिडाइमिस। कैपुट हेड है, कॉर्पस बॉडी है और कॉडा टेल ऑफ एपिडिडाइमिस को बोला जाता है। एंड ना अल्टीमेटली दिस पार्ट ऑफ दिस एपिडिडाइमिस ओपन्स इनटू किस में ओपन हो जाएगा? वास डेफरेंस में। और वास डेफरेंस कंटिन्यू हो जाती है यूरिथ्रा से होती हुई बॉडी के बाहर, इजैकुलेटरी डक्ट बनती है। अभी हम आगे और बात करेंगे, लेकिन अभी टेस्टिस तक रहते हैं। तो मैंने अभी आपको पूरी टेस्टिस की स्ट्रक्चर आपको इस डायग्राम में समझा दी बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस को पढ़ना। पहले हम पूरा समझ चुके हैं, अब आपके लिए इसको पढ़ना काफ़ी आसान रहेगा, समझना काफ़ी आसान रहेगा। क्या क्या लिखा है देखते हैं। ईच टेस्टिस कंटेन न्यूमरस टेनी हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड सेमिनिफेस ट्यूब्यूल। बहुत सारी होती हैं एंड दे कंस्टिट्यूट, ईच टेस्टिस में कितनी होती हैं और अच्छे से याद रखें 500 to 750, ठीक है। दे कॉन्स्टिट्यूट द स्पर्मेटोजेनिक टिश्यू ऑफ द टेस्टिस, मतलब यही स्पर्मेटोजेनिक टिश्यू है, यहीं पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में। सेल्स लाइनिंग दीज ट्यूब्यूल गिव राइज टू स्पर्मेटोजोआ विच आर रिलीज्ड इनटू द ल्यूमन ऑफ ट्यूब्यूल। इनके ल्यूमन के अंदर आ जाता है वो स्पर्म। इन बिटवीन स्पर्मेटोजेनिक सेल्स सर्टोली और सबटेंटाकुलर और नर्व सेल्स आर प्रेजेंट। बच्चों ये आगे बताता हूँ मैं आपको, सर्टोली सेल्स या सबटेंटाकुलर सेल्स वो कैसी होंगी, अभी थोड़ी देर में हम बात करते हैं, ठीक है। नर्व सेल्स आर प्रेजेंट विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पर स्पर्मेटोजेनिक सेल्स तो होंगी जहाँ पर स्पर्म बनता है सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में, लेकिन उनके बीच बीच में कुछ सर्टोली सेल्स या सस्टेंटाकुलर सेल्स या नर्व सेल्स भी होती हैं जो इन स्पर्म्स जो बन रहे हैं सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में उन्हें क्या प्रोवाइड करेगी? नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है और रेगुलेट करती है स्पर्मेटोजेनेसिस को बाय रिलीजिंग इनिबिन टू चेक FSH ओवर एक्टिविटी। तो ओवर FSH की ओवर एक्टिविटी को कम करके अगर स्पर्म ज़्यादा बन रहे हैं तो उसको कंट्रोल भी करती है सर्टोली सेल्स इनिबिन सेक्रेट करके। हम पढ़ेंगे आगे और अच्छे से डिटेल में इस बात को। सर्टोली सेल्स और क्या करती है एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ बच्चों। इस डायग्राम को एक बार फिर से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एक टेस्टिकुलर लोब को मैंने बाहर निकाल लिया, अगर एक टेस्टिकुलर लोब को बाहर निकाल कर देखें तो मैंने बताया कि हर एक टेस्टिकुलर लोब में करीब 2 to 3 सेमिनिफेस ट्यूब्यूल होती हैं। ये देखिए एक सेमिनिफेस ट्यूब्यूल बना दी गई, ठीक है। ये हमने एक और सेमिनिफेस ट्यूब्यूल बना दी है, ठीक है। ये एक और सेमिनिफेस ट्यूब्यूल बना दी है, 2 to 3 सेमिनिफेस ट्यूब्यूल होती है।
चलिए हमने 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल बना दी। तो ये जो आपको दिख रही है ये हमने क्या बनाई है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये तो क्या है बच्चों, ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल या टेस्टिकुलर लोब, इसको हम बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल या टेस्टिकुलर लोब। और ये जो टेस्टिकुलर लोब है, इस टेस्टिकुलर लोब में 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल की वॉल में, सेमिनिफेरस ट्यूबुल की वॉल में हमें कुछ तो क्यूबॉइडल सेल्स दिखती हैं। ये रही क्यूबॉइडल सेल, ये रही क्यूबॉइडल सेल, मैं किसी एक में शो करूंगा बच्चों। ये क्यूबॉइडल सेल्स बना रहे हैं हम, और क्यूबॉइडल सेल्स के साथ साथ हमें कुछ और सेल्स भी दिखती हैं जो होती हैं कॉलमनर सेल्स। ये कॉलमनर सेल्स बनाई देखिए बच्चों बीच में, ये जो सेल्स मैंने बना दी है बीच में, इन सेल्स को बोला जाएगा कॉलमनर सेल। तो याद रखें कि यहाँ पर क्यूबॉइडल सेल होती हैं और साथ में कौन सी सेल होती है, कॉलमनर सेल। तो पूरी बात अच्छे से समझिएगा बच्चों। यहाँ पर अगर हम बात करें कि सर्टोली सेल्स, अगर पूरी बात समझाएं, एक टेस्टिकुलर लोब में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल होती हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल में एक तो होती हैं जो आपको दिख रही हैं सेल्स, एक तो सेल्स जो होती है उनको बोला जाता है बच्चों कौन सी सेल, एक तो ये आपको जो दिख रही है सेल, इनको बोला जाता है क्यूबॉइडल सेल। और ये क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं, इन्हीं में माइटोसिस और मियोसिस होता है। तो क्या बनता है, स्पर्म। इसका मतलब ये क्यूबॉइडल सेल्स ही है स्पर्मेटोगोनिया। यही क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। इन्हीं में से आगे जाके माइटोसिस मियोसिस से क्या बनता है, स्पर्म। और ये जो सेल है ये है सर्टोली सेल। और ये जो सर्टोली सेल्स हैं यही है सस टेंटाकुलर, यही है सब टेंटाकुलर, यही है सपोर्टिंग, और यही है नर्स सेल। और यही सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट फंक्शन करती हैं। तो याद रखें कि जो स्पर्म बनता है इन क्यूबॉइडल सेल्स में, उन्हें नरिशमेंट देने का काम करती हैं सर्टोली सेल। तो एक तो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया सर्टोली सेल्स का नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ऐसा ही इसमें होगा, ऐसा इसमें होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये जो सेल्स दिख रही हैं, इनके बीच बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, ये खाली जगह जो दिख रही है, इस खाली स्पेस में भी कुछ पॉलीहेड्रल शेप सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एंड दिस पॉलीहेड्रल शेप सेल्स आर कॉल्ड लैडिक सेल्स। कौन सी सेल्स बोलते हैं बच्चों, लैडिक सेल्स। और आप सभी ने सुना होगा लैडिक सेल्स जो होती हैं वो ही सिक्रेट करती हैं मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड क्या, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन सिक्रेट करती हैं, जिसका मेन एंड्रोजन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। अच्छे से एक एक वर्ड सुनिएगा बच्चों आप मेरा, क्योंकि वो वर्ड जो है उनमें हर एक लाइन जो है उसका काफ़ी अच्छा गहरा मतलब होता है। तो अगर आपको लगता है कि जो मैंने बोला है उसमें आपके पास ऑनलाइन में ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी कि आप इसको बैक करके वापस से सुन सकते हैं, तो अगर आपको जैसे लगता है कि ये वाली लाइन इसमें नहीं थी लिखी हुई और सर ने हमें अभी बोला है, तो आप उसको अलग से नोट भी कर सकते हैं बच्चों। तो अगर हम बात करें कि, और याद रखें कि ये हमने बात कर ली टेस्टिकुलर लोब में सेमिनिफेरस ट्यूबुल, सेमिनिफेरस ट्यूबुल की वॉल में क्यूबॉइडल सेल एंड कॉलमनर सेल। क्यूबॉइडल सेल्स स्पर्मेटोगोनिया है और कॉलमनर सेल्स जो है उन्हीं को हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। और कुछ पॉलीहेड्रल शेप सेल्स भी होती हैं जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल, क्योंकि बीच के स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में 2 सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच का स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहाँ पर मिलने वाली इंटरस्टिशियल सेल्स को साइंटिस्ट के नाम से और क्या बोला जाएगा, लैडिक सेल्स। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं तब जाके ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। इन बिटवीन स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, मतलब क्यूबॉइडल सेल्स, दी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कौन सी हैं, ये हैं क्यूबॉइडल सेल्स। इन बिटवीन दी स्पर्मेटोजेनिक और क्यूबॉइडल सेल्स सर्टोली और सस टेंटाकुलर और नर्व सेल्स आर प्रेजेंट। सर्टोली सेल्स, सस टेंटाकुलर और नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, विच प्रोवाइड दी सस टेंटाकुलर या सर्टोली सेल्स। ये कैसी हैं, क्यूबॉइडल नहीं, ये कैसी हैं बच्चों, कॉलमनर होती हैं। कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट होती हैं विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन देती हैं, एंड रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करती हैं बाय रिलीजिंग इनिबिन टू चेक एफएसएच ओवर एक्टिविटी। तो याद रखें, रेगुलेट करती है स्पर्मेटोजेनेसिस को बाय रिलीजिंग इनिबिन टू चेक एफएसएच ओवर एक्टिविटी। अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं इस बात को। लेकिन अदर फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स क्या है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, एक तो ये फंक्शन हो गया। सेकंड, एब्सॉर्ब द पार्ट्स बीइंग शेड बाय डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ के डेवलप होते वक्त जो भी पार्ट शेड होते हैं उन सबको एब्जॉर्ब भी यही कर लेती है। मैं बोल सकता हूँ कि ये फैगोसाइटोसिस करती है डेड स्पर्म्स का।
एंड रिलीज एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो पहला फंक्शन तो हो गया प्रोवाइड नरिशमेंट, सेकंड हो गया एब्जॉर्ब, या हम बोल सकते हैं कि फैगोसाइटोसिस ऑफ डेड स्पर्म्स, और एक हो जाता है रिलीज एंटी मुलेरियन फैक्टर। ये एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज करती है टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट और ओविडक्ट। याद रखना, मुलेरियन डक्ट या ओविडक्ट, सिंपल याद रखें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिससे डेवलप होते हैं वो होती है मुलेरियन डक्ट। अब मेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थोड़ी डेवलप होनी चाहिए, इसलिए मेल में मुलेरियन डक्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट ना हो जाए, इसलिए सर्टोली सेल सीक्रेट करती है एंटी मुलेरियन फैक्टर। कौन सा? एंटी मुलेरियन फैक्टर। एक बार फिर बोल रहा हूं, मुलेरियन डक्ट इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और इन मेल मुलेरियन डक्ट तो क्या बना देगी? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसलिए सर्टोली सेल्स सिक्रेट एंटी मुलेरियन फैक्टर और एंटी मुलेरियन हार्मोन विच प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल। मतलब कहीं मेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन ना हो जाए, उसको रोकने के लिए इस मुलेरियन डक्ट के अगेंस्ट वर्क करता है एक फैक्टर, एक हार्मोन जो सर्टोली सेल से सिक्रेट हो रहा है। क्या नाम है बच्चों? एंटी मुलेरियन हार्मोन। ठीक है। रिलीज ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी सिक्रेट होगा। कैसे? मैंने बोला कि लेडिक सेल्स सिक्रेट करती हैं टेस्टोस्टेरोन। लेडिक सेल्स क्या सिक्रेट करती हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो लेडिक सेल्स ने ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट किया यहाँ पर। लेडिक सेल्स ने, ये रही लेडिक सेल्स, और इन लेडिक सेल्स ने ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट किया। अब आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब स्पर्म के फॉर्मेशन में तो तब हेल्प करेगा ना जब ये सेमिनिफेस ट्यूब्यूल के अंदर एंटर करेगा। अब ये अंदर कैसे एंटर कर जाए, उसके लिए सर्टोली सेल सिक्रेट करती है एबीपी, नाम से ही समझ में आता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो इस एंड्रोजन से जुड़ जाता है। एंड आफ्टर बाइंडिंग ऑफ दिस एबीपी विद एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, नाउ टेस्टोस्टेरोन एंटर्स इनटू द सेमिनिफेस ट्यूब्यूल एंड एक्ट अपॉन क्यूबॉइडल सेल्स एंड स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब सिंपल वे में समझाएं कि ये जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट हो रहा है, हमको पता है कि ये टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, तो कैसे अंदर कैसे जाता है, उसको अंदर एंटर करवाने के लिए सर्टोली सेल सिक्रेट करती हैं एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो इस टेस्टोस्टेरोन को सेमिनिफेस ट्यूब्यूल के अंदर तक लेकर चला जाता है। सही बात है बच्चों। एक और आता है ग्रुप ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स। अभी मैंने जो बताई आपको बात, वही बात वापस आ गई है। ग्रुप ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल्स आर लोकेटेड इन द कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द सेमिनिफेस ट्यूब्यूल। देख रहे हैं बाहर की तरफ। दे कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन टिश्यू ऑफ द टेस्टिस, ये एंडोक्राइन टिश्यू है। एंड लेडिक सेल सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन इनटू द ब्लड, ब्लड में टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करती हैं। सेमिनिफेस ट्यूब्यूल यूनाइट टू फॉर्म सेवरल स्ट्रेट ट्यूब्स कॉल्ड ट्यूबुली रेक्टी। अब वापस से आ जाते हैं, देखिए सेमिनिफेस ट्यूब्यूल जब मिल जाती हैं तो जो ट्यूब बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबुली रेक्टी, जो ओपन होती है रिटे टेस्टिस में। ठीक है। विच ओपन्स इनटू इर्रेगुलर कैविटीज इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेस्टिस। It is highly anastomosing labyrinth of cuboidal epithelium line channels called retetestis। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइन, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हम बोल सकते हैं कि सारी ट्यूबुली रेक्टी ओपन होती है एक डेंस एनास्टोमोजिंग, हाईली एनास्टोमोजिंग नेटवर्क में, जिसको हम बोलते हैं रेटेटेस्टिस। और साथ में अगर हम बात करें कि हमने बात कर ली है रेटेटेस्टिस की, ये डेंस एनास्टोमोजिंग नेटवर्क को हमने बोल दिया रेटेटेस्टिस। और नाउ करीब हर एक जो रेटेटेस्टिस उससे करीब 10 से 12 वासा फ्रेंशिया अराइज होती है। तो सेवरल ट्यूब्स called vasa francia arise from retetestis and conduct spermatozoa out from the testis। देखिएगा, यहां से स्पर्म आया सेमिनिफेस ट्यूब्यूल, ये ट्यूबुली रेक्टी में आया, फिर रेटेटेस्टिस में आया, और इनसे जो वासा फ्रेंशिया है अब वो इसे टेस्टिस के बाहर ले गई स्पर्म को, और कहाँ ले गई? एपिडिडाइमिस में। तो याद रखें कि several tube called vasa francia arise from it and conduct spermatozoa out from the testis, seminifeus tubule to vasa francia तक क्या होता है? इंट्राटेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट सिस्टम एंड एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट सिस्टम जो है उसके बाहर वाला हो जाएगा, और ट्यूब्स विच कंडक्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड। इट स्टार्ट विद vasa francia which arise from each testis become confluent to form a folded कॉइल ट्यूब कॉल्ड एपिडाइमिस बिहाइंड ईच टेस्टिस। मतलब सीधा बोले कि एपिडाइमिस कंटिन्यू हो जाता है किसमें? वासा फ्रेंशिया कंटिन्यू हो जाता है एपिडिडाइमिस में। और बताया गया एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट कौन कौन से बोले गए थे? कैपोट मीन्स हेड, कॉर्पस मीन बॉडी, एंड कॉडा मीन्स टेल ऑफ एपिडिडाइमिस।
तो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट सिस्टम और इंट्रा टेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट सिस्टम आपको बताया गया। और एपिडिडाइमिस की स्ट्रक्चर में 3 पार्ट हैं, कैपुट, कॉर्पस एंड कॉडा। एंड द एपिडाइमिस स्टोर द स्पर्म्स टेम्परली, यहाँ पर स्टोर किया जाता है। क्यों स्टोर किया जाता है? क्योंकि इनकी वॉल में प्रेजेंट होते हैं स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिएटेड एपिथेलियम होती है यहाँ पर, और स्टीरियोसीलिएटेड एपिथेलियम होने की वजह से ही यहाँ पर स्पर्म्स को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है टेम्परली, और यहीं पर स्पर्म्स का होता है फंक्शनल मैच्योरेशन। इसी दौरान स्पर्म्स का हो जाता है फंक्शनल मैच्योरेशन। स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन तो बच्चों पहले ही हो चुका है। स्पर्म्स के स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन का काम तो सर्टोली सेल्स ने ही कर दिया है, लेकिन उनका फंक्शनल मैच्योरेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है? फंक्शनल मैच्योरेशन होता है बच्चों एपिडिडाइमिस में। फ्रॉम कॉडा एपिडिडाइमिस, वापस देखिए, फ्रॉम कॉडा एपिडिडाइमिस वास डेफरेंस में आ जाएगा स्पर्म। तो देखते हैं, फ्रॉम कॉडा एपिडिडाइमिस ए पार्शली कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड वास डेफरेंस असेंड, नॉट ए डिसेंड। देखिए, इससे पहले वाली सारी डिसेंड हो रही हैं, ये डिसेंड हो रही हैं, ये डिसेंड, लेकिन ये क्या हो रही है? असेंड, ऊपर जा रही है। ठीक है, असेंड, वास डेफरेंस असेंड इनटू द एब्डोमेन थ्रू इंग्वाइनल कैनाल, passes over the urinary bladder, receive the duct from the seminal vesicle behind the urinary bladder to form ejaculatory duct। इसको समझना है तो अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैंने जो डायग्राम बनाया उसको फिर देख लेते हैं। ये रही एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये रहा स्पर्मेटोगोनिया, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये स्पर्मेटोगोनिया के साथ साथ अगर हम बात करें, ये रही बीच बीच में कुछ सेल जिनको हम क्या बोल रहे हैं? सर्टोली सेल, कुछ कॉलमनर सेल। इन प्राइमरी, इन स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटिडोस्पर्म बन रहे हैं, और इन स्पर्म्स को नरिशमेंट देने का काम कर रही हैं ये सर्टोली सेल्स। और ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो इनके बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये खाली जगह, इस जगह पॉलीहेड्रल शेप सेल्स क्या है? लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल, जो मैंने आपको ज़्यादा अच्छे डायग्राम में इसमें एक्सप्लेन किया है बच्चों। उसका प्रॉपर डायग्राम ऐसा भी हो सकता है। अब इस बात को अच्छे से समझिएगा, ये रहा टेस्टिस स्क्रोटम में, और टेस्टिस के अंदर से अराइज हुआ पीछे की तरफ एपिडाइमिस, और उससे अराइज हो रहा है ये डक्टस डेफरेंस, या क्या हम बोल सकते हैं इसको? वास डेफरेंस। और वास डेफरेंस आगे जाके वास डेफरेंस पर ओपन हो गई कौन सी? सेमिनल वेसिकल। ये रही सेमिनल वेसिकल, और सेमिनल वेसिकल जैसे ही वास डेफरेंस पर अराइज होगी तो अब जो डक्ट बन जाएगी ये सेमिनल वेसिकल, और ये सेमिनल वेसिकल यहाँ ओपन हो रही है, और ये इधर से घूम कर आ रही है कौन? वास डेफरेंस। तो वास डेफरेंस में जब सेमिनल वेसिकल की डक्ट ओपन होती है तो अब जो नई डक्ट बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? इजेकुलेटरी डक्ट। कौन सी डक्ट बोल देते हैं? इजेकुलेटरी डक्ट। और इस इजेकुलेटरी डक्ट जो है वो एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ओपन होती है, और जहाँ ये बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पर ओपन होती है इजेकुलेटरी डक्ट, वहीं पर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। वहाँ पर होगी प्रोस्टेट ग्लैंड, बनाएगी प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। देखिए यहीं पर है कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये एक होती है बच्चों, आपको लग रहा होगा 2 है, लेकिन ये एक होती है। और साथ में बिल्कुल लास्ट में एक छोटी सी ग्लैंड और होती है जिसको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। और जब ये ओपन हो जाती है तो फाइनली यूरिथ्रा जो है उसका पेनल यूरिथ्रा वाला पार्ट, देखिए पेनिस में है, ये वाला पार्ट पेनिस है, उससे होता हुआ ये बाहर आ जाएगा। तो पेनिस की स्ट्रक्चर की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें कि एक बार मैंने फिर से पूरे पाथ को आपको एक्सप्लेन कर दिया है आपको, उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या क्या स्ट्रक्चर बनेगी एक बार फिर देखते हैं। एपिडिडाइमिस असेंड हुई थी, देखिएगा एपिडाइमिस से वास डेफरेंस जो असेंड हो रही थी, असेंड होने के बाद ये रही वास डेफरेंस, ये रहा वास डेफरेंस का फूला हुआ पार्ट, एंड यू नो दैट दिस स्वॉलन पार्ट इज कॉल्ड एम्पुला। क्या बोलते हैं इसको हम? एम्पुला। और एम्पुला वाला पार्ट जो है वो एम्पुला वाला पार्ट से में ओपन होती है दोनों तरफ से सेमिनल वेसिकल। ये रही एक सेमिनल वेसिकल, ये रही सेमिनल वेसिकल। तो इस सेमिनल वेसिकल जब इसमें ओपन हो जाती है तो अब जो नई डक्ट बनती है उसको बोलते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। और जैसे ही इजेकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसे ही इजेकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन होता है, इजेकुलेटरी डक्ट जो है अब वो ओपन हो जाती है इस वाले यूरिथ्रा में। और यूरिथ्रा का वो पार्ट जो प्रोस्टेट ग्लैंड से कवर है वो कौन सी है? प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। ये पूरी ग्लैंड ही प्रोस्टेट ग्लैंड है जो एक दिख रही है आपको, पूरी हार्ट शेप या चेस्टनर शेप, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल एक छोटी सी ग्लैंड आपको और दिखती है जिसको हम बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये देखिए वन पेयर बल्बो यूरिथ्रल, वन पेयर सेमिनल वेसिकल, और सिंगल कौन सी होगी? कौन सा? प्रोस्टेट ग्लैंड। एक बार इस डायग्राम में और देख लीजिए इस बात को। अगर हम देखें कि इस डायग्राम में कि ये रहा यूरेटर,
ठीक है, वो तो किडनी में आ ही रहा है, लेकिन ये रही सेमिनल वेसिकल, ये सबसे पहले टेस्टिस में एपिडिडाइमिस, ये अराइज हो गई क्या, वास डेफरेंस, ये सेमिनिफेस ट्यूब्यूल, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर, ये क्या हो गई, वास डेफरेंस, डक्टस डेफरेंस, जिसका ये फुला हुआ पार्ट एम्पुला बोला गया अभी, और ये ओपन होता है सेमिनल वेसिकल में। जैसे ही सेमिनल वेसिकल में होता है ओपन, अब जो नई डक्ट बनती है क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरिथ्रा विच इज कवर्ड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड कॉल्ड प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। और प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा जो है वो आगे जाके ओपन होगा, लेकिन उसके आगे एक और ग्लैंड ओपन होगी जो इस डायग्राम में दिख रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जो पेनिस से होता हुआ पेनाइल यूरिथ्रा में जाएगा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा ओपन्स इनटू पेनाइल यूरिथ्रा, और वो बॉडी से बाहर ओपन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ यूरिनरी अपर्चर और यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। यूरिनोजेनाइटल क्योंकि यूरिन तो आएगा ही, इसमें यूरिन तो आएगा यूरिथ्रा में, और साथ में सीमन भी आएगा, स्पर्म भी आएंगे, तो बोलेंगे इसको यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। कौन सा अपर्चर बोल देंगे, यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। तो पूरी लाइन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बिफोर एंटरिंग प्रोस्टेट द डक्टस डेफरेंस डायलेट टू फॉर्म एम्पुला। प्रोस्टेट में एंटर करने से पहले वो डायलेट होता है, बनाता है एम्पुला, एंड द फाइनल पोर्शन ऑफ एम्पुला पासेस थ्रू द प्रोस्टेट टू ओपन इनटू यूरिथ्रा शॉर्टली आफ्टर इट्स ओरिजिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, एंड यूरिथ्रा सेव डक्ट ऑफ द प्रोस्टेट, कॉपर्स ग्लैंड पासेस थ्रू द पेनिस एंड ओपन टू द आउटसाइड। बच्चों ये मैंने अभी आपको थोड़ा जनरल आइडिया दे दिया है, नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर से मैं सेमिनल वेसिकल, कॉपर्स ग्लैंड, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने जनरल आइडिया दे दिया है। तो बच्चों आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की बात की, आपको बताए गए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमने स्ट्रक्चर की बात शुरू की, टेस्टिस के बारे में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात की, और उसमें एनाटमी ऑफ टेस्टिस में हमने टेस्टिस की स्ट्रक्चर की बात की। आपको सेमिनिफेस ट्यूब्यूल, टेस्टिकुलर लोब में सेमिनिफेस ट्यूब्यूल, उसमें मिलने वाली क्यूबॉइडल, कॉलमनर सेल और कॉलमनर सेल्स कॉल्ड सर्टोली सेल्स के फंक्शन बताए गए, और साथ में आपको इस पूरे मैकेनिज्म को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया। और चलिए तो अब देखते हैं कि क्या हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखते हैं, बिल्कुल एक दो क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेम्परेचर इन स्क्रोटम नेसेसरी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन शुड बी 2 डिग्री सेल्सियस अबव बॉडी टेम्परेचर, 8 डिग्री सेल्सियस अबव बॉडी टेम्परेचर, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो, और 8 डिग्री सेल्सियस बिलो। तो होना तो कम ही चाहिए, और कितना कम होना चाहिए बच्चों, हमने भी पढ़ा है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो होना चाहिए, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए, और कम रखने के लिए मसल है डार्टोज। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टोऑर्किडिज्म इज, क्रिप्टोऑर्किडिज्म हिडन टेस्टिस, तो नॉन डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस, नहीं बच्चों, डेवलप तो होते हैं, डिसेंड नहीं हो पाते। रिमूवल ऑफ स्क्रोटम, बिल्कुल नहीं बच्चों। ब्रेकिंग कनेक्शन ऑफ वास डिफरेंस, बिल्कुल नहीं। नॉन डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम, अगर स्क्रोटम में टेस्टिस डिसेंट ना हो पाए, बर्थ के बाद भी एब्डोमेन में ही रह जाएं, दे आर कॉल्ड हिडन टेस्टिस, क्रिप्टोऑर्किडिज्म। क्या बोला जाएगा, क्रिप्टोऑर्किडिज्म। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, वो है ट्यूबुली रेक्टी ऑफ सेमिनिफेस ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू। ट्यूबुली रेक्टी किसमें ओपन हो रही थी, देखिए एक बार फिर से डायग्राम में। ट्यूबुली रेक्टी जो होती है, ये रही सारी ट्यूबुली रेक्टी, ये ओपन होती है एक डेंस एनास्टोमोसिक नेटवर्क में, जिसको हम बोलते हैं रिटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं, रिटेटेस्टिस। तो बच्चों ट्यूबुली रेक्टी ऑफ सेमिनिफेस ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू एपिडिडाइमिस, वास सेफरेंशिया, वास डेफरेंस और रेटेटेस्टिस। बच्चों सीधा सीधा आंसर हमें दिख रहा है रेटेटेस्टिस। तो बच्चों आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने सबसे पहले शुरुआत की है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें हमने टेस्टिस की स्ट्रक्चर, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की, एसेसरी डक्ट्स की, एसेसरी ग्लैंड्स की और बात करेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आते हैं कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।